हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है सप्लाई, और सप्लाई में प्रीवियस लेक्चर से हमने सप्लाई का सेकंड पार्ट लॉ ऑफ सप्लाई स्टार्ट किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ सप्लाई की बेसिक्स पर बात की थी कि लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई एक्चुअली होता क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई के डिफरेंट असम्पशंस क्या होते हैं, फीचर्स बेसिकली क्या होते हैं। फाइन। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। वो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू होल्ड नहीं होता। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल नॉलेजेबल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अगर हम इस पूरी हेडिंग पर ध्यान दें तो इसमें पहला वर्ड हमारे पास आता है लॉ ऑफ सप्लाई। वैसे लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं इन डिटेल। ठीक है, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर भी आपको मैं नटशेल में बता दूं, लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी। और इसके पीछे मैकेनिज्म कौन सा काम करता है? रैशनैलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर रैशनल है, रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा जो होता है, रैशनल प्रोड्यूसर का मीनिंग क्या होगा? वन हु वर्क्स फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट, जो अपने बेनिफिट के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्राइस इंक्रीज करें तो दूसरे सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये भी इकोनॉमिक्स का एक लॉ है कि भाई जब भी आप किसी एक फैक्टर को, एक फेनोमेना को, एक एलिमेंट को पढ़ते हैं तो रिमेनिंग एलिमेंट्स और रिमेनिंग फेनोमेना को आपने कांस्टेंट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप उसको कांस्टेंट नहीं करेंगे हमारे उस स्पेसिफिक फेनोमेना या उस एलिमेंट का इंपैक्ट हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो कहने का मीनिंग ये, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस, हमें सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी। ठीक, तो अगर प्राइस बढ़ती है और सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ, तो प्रॉफिट बढ़ता है, और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो नेचुरली प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करने में विलिंग होता है। ये बात याद रखिएगा। और उसी विलिंगनेस से फिर क्या बनती है? उसकी सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड अल्टीमेटली बन जाती है। ये फंडा होता है प्राइस के बढ़ने से। प्राइस कम होती है सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो प्रॉफिट कम होता है। कम प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रोड्यूसर जो होगा वो प्रोडक्ट को सेल करने में विलिंग नहीं होगा। ये मैकेनिज्म बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में चलता है। मींस वो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप अल्टीमेटली होती है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, ये बड़ा आया एक्सेप्शंस। देखिए, जब भी कभी आप कोई लॉ पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में तो दो वर्ड आपको इकोनॉमिक्स के हर लॉ के साथ में चलेंगे। एक होगा उसमें अजम्पशन एंड सेकंड इज व्हाट? एक्सेप्शन। ठीक है, हर इकोनॉमिकल लॉ के ऊपर कुछ अजम्पशंस होंगे और कुछ एक्सेप्शंस होंगे। अजम्पशंस मींस वो हर इकोनॉमिकल लॉ कुछ अजम्पशंस के ऊपर ही ट्रू होल्ड होगा। अगर वो अजम्पशंस फुलफिल ना होंगे तो इकोनॉमिकल लॉ ट्रू होल्ड नहीं होता। अब आप स्टार्टिंग से माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई सा भी लेक्चर उठा लीजिए, हर लॉ के साथ में हमने कुछ अजम्पशंस पढ़े तो कुछ एक्सेप्शंस पढ़े। अजम्पशंस पढ़े किसमें? जैसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, हर एक के साथ में हमने कुछ ना कुछ अजम्पशंस पढ़े। जब तक वो अजम्पशंस फुलफिल नहीं तब तक वो लॉ ऑफ डिमांड या कोई सा भी लॉ है वो लॉ ट्रू होल्ड नहीं। इन द सेम वे हर लॉ के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस मींस जिनके ऊपर वो लॉ एक्चुअली, वो कंडीशंस, वो सर्टेन कंडीशंस, वो सर्टेन फैक्टर्स, वो सर्टेन केसेस जिनके ऊपर वो लॉ जो है वो ट्रू होल्ड नहीं होता। चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड हो, चाहे वो लॉ ऑफ सप्लाई हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, कोई भी लॉ हो, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स हो, हर एक के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो एक्सेप्शनल केसेस, वो एक्सेप्शनल का केसेस का मीनिंग होगा जिनके ऊपर वो लॉ ट्रू होल्ड नहीं होगा, ऐसे केसेस। और हमने देखा है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने ढेर सारे एक्सेप्शनल केसेस देखे, जैसे गिवन गुड्स था, गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन था, शॉर्टेज था, ठीक है, इमरजेंसी था। ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि लॉ ऑफ सप्लाई में इतने सारे केसेस तो एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं होते, बट कुछ ना कुछ केसेस एप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं उन एक्सेप्शनल केसेस की जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं होता, और उसमें सबसे फर्स्ट है एग्रीकल्चरल गुड्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल गुड्स के अंदर अब आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो सीरियल्स ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं, व्हीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, जो भी हैं, ये सारी की सारी चीजें जो नेचुरल
फेनोमेना के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो सारी की सारी बेसिकली हमारी एग्रीकल्चरल गुड्स में आएंगी। फिर चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे फ्लावर्स हो, चाहे आपके सीरियल्स हो, व्हीट, राइस, मेज, जो भी हो, एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चरल गुड्स पूरी तरह से नेचुरल फिनोमेना के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, मींस के ऊपर, नेचुरल फिनोमेना के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, किसी साल में अगर बारिश ज्यादा हो गई और फसल बर्बाद हो गई, ठीक है, अब उसकी शॉर्टेज है, प्राइस बढ़ गई मार्केट के अंदर, लेकिन आप चाहते हुए भी ज्यादा क्या नहीं कर सकते, उसको सप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना प्रोडक्ट है ही नहीं। ठीक है, अरे आपके पास प्रोड्यूस अवेलेबल होना चाहिए सप्लाई करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें, बीच में टोमेटो की प्राइसेस बहुत हाई, 200-250 रुपया पर केजी चली गई थी। ठीक है, अब जो 20 रुपए किलो का बिकने वाला टोमेटो है, वो 200 रुपए पर केजी के अंदर बिक रहा है। तो आपको नहीं लगता प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा गुड्स इसके ऊपर सेल कर दूं? लेकिन उसको सेल करने के लिए उसके पास अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बनाकर हम मार्केट के अंदर बेचते हैं, ये नेचुरल फैक्टर से, जमीन से खेती करने के बाद, मेहनत, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने के बाद में उगाया जाता है। तो यहां पर जब सप्लाई आगे से ही लिमिटेड होगी तो फिर आपके प्राइस बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी के पास थोड़ा बहुत पड़ा होगा, स्टोर कर लिया होगा, वो बात अलग है, बट इनकी स्टोरेज भी पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट आएगा आगे पेरिशेबल आइटम्स का। तो एग्रीकल्चरल गुड्स प्योरली नेचुरल फेनोमेना के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। शॉर्टेज होगी, प्राइस बढ़ेगी, लेकिन आप ज्यादा प्राइस पर भी चाहते हुए भी आप क्या कर सकते हो, ज्यादा प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ही पीछे से वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली नहीं आ रहा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है नेचुरल एग्रीकल्चरल गुड्स, और एग्रीकल्चरल गुड्स नेचुरल फेनोमेना के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए उसके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई यूजुअली एप्लीकेबल नहीं होता। और इसी से हमारा सेकंड पॉइंट निकलता है पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स का मीनिंग होगा यही, ऐसे आइटम्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी पेरिश हो जाते हैं। ठीक है, वो सारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं। और इसमें यूजुअली क्या होता है, जो हमारे एडिबल आइटम्स होते हैं, एक जैसे फ्रूट्स हुआ, ठीक है, अब फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, तो ये या वेजिटेबल्स होंगी, तो ये सारी चीजें जो होती हैं पेरिशेबल होती हैं। अच्छा, कुछ इसमें फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हो, जैसे एप्पल हुआ, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो हुआ है, दूसरे, तो इनको हम यूजुअली लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। वेजिटेबल्स को लंबे टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं पेरिशेबल आइटम के अंदर आती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि भाई वो आपके यहाँ के जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, जो कार्ट वेंडर्स होते हैं, जो ठेला गाड़ी के ऊपर वेजिटेबल्स बेचते हैं, तो ये शाम के वक्त जब इनके पास थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स बच जाती है, तो वो उसको सस्ते में बेचकर चले जाते हैं। उनके पीछे मकसद क्या होता है कि अगर हमने इस वेजिटेबल को कल तक भी रोक लिया तो ये पेरिशेबल आइटम है, कल तक खराब हो जाएगी। आज भले ही 10 रुपए किलोग्राम की वेजिटेबल मान लीजिए मॉर्निंग में 15-16 रुपीज पर केजी बेच रही थी, इवनिंग के अंदर वो 10 रुपीज 11 रुपीज पर केजी में भी बेचने को रेडी है। ठीक है, बच गई है उसके पास, क्योंकि उसको पता है कि अगर कल तक मैंने इस वेजिटेबल को रोका तो फिर उसके बाद इसकी ये प्राइसेस भी नहीं मिलेगी, प्राइसेस जीरो हो जाएगी। तो बेटर है, चलो 15-16 रुपया पर केजी, 6 to 7 रुपीज पर केजी का प्रॉफिट ना मिले तो 1-2 रुपीज का प्रॉफिट ही मिल जाए, या कॉस्ट टू कॉस्ट चली जाए, या अगर थोड़ी बहुत बची हो तो हो सकता है थोड़े बहुत लॉस में बेच दे। अगर 8 रुपए पर केजी में भी बेचेगा तो 2 रुपया पर केजी का लॉस होगा। और अगर इसने बचा के रख ली और कल इसकी वैल्यू जीरो हो गई पेरिशेबल आइटम होने की वजह से, तो फिर उसके बाद तो पूरा का पूरा 10 रुपीज पर केजी का ही लॉस जाएगा। तो पेरिशेबल आइटम्स क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, और कम होने की वजह से प्रोड्यूसर चाहता है कि जल्द से जल्द इसको बेच दिया जाए। अब आप क्या आपके एरिया की फ्लावर मंडी के अंदर जाकर देखिएगा, जो फूल मंडी होती है वहां पर शाम के टाइम पर वो लोग फ्लावर्स को फेंक देते हैं। ठीक है, अक्सर, अब तो खैर ऐसे केमिकल्स आ गए जो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, बट स्टिल होता ये है कि भाई फ्लावर शाम तक क्या होता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ये चाहते हैं कि अगर शाम को कम के अंदर भी मिल जाए, सस्ते के अंदर भी अगर वो बिक जाता है, तो भी क्या करते हैं वो लोग अल्टीमेटली उसको सेल कर देते हैं। तो सेकंड हो गया हमारा पेरिशेबल आइटम्स। पेरिशेबल आइटम्स इसलिए क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ अल्टीमेटली बहुत कम होती है। उसके बाद फिर हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। देखिए, सोशल डिस्टिंक्शन या स्टेटस वाली जो आइटम होती है, इनके सप्लायर्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि इनकी डिमांड भी लिमिटेड होती है, बहुत सिलेक्टेड लोग, बहुत कम लोग इसको अल्टीमेटली परचेज करते हैं। वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होंगे या जिनके पास पैसा अच्छा होगा, जिनके पास हाई वेल्थ होगी, सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं, इन गुड्स को अल्टीमेटली परचेज कर सकते हैं।
तो इसकी प्राइसेस बढ़ने से अल्टीमेटली कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर आप सोचेंगे भाई मर्सिडीज कार की प्राइसेस अगर बढ़ गई और प्रोड्यूसर जो था, पहले मान लीजिए कि अगर एक लेट्स सपोज मैं एक वैल्यू लेता हूं उसके अंदर के भाई 60 लाख रुपीस की मर्सिडीज थी और वो पूरे मंथ की जो 10 मर्सिडीज अल्टीमेटली बेचता था, ठीक है। तो अब अगर वो 70 लाख हो जाएगी तो ये सोचे कि भाई प्रोड्यूसर चाहे कि मैं इसे 15-16 बेच दूं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, मार्केट ही उसको अलाउ नहीं करता। गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन को परचेज करने वाले पोटेंशियल कस्टमर्स भी बहुत लिमिटेड है, और वो पोटेंशियल कस्टमर्स जब लिमिटेड है तो आप बेचकर किसको बेचेंगे? आप इतनी कॉस्टली कार को कोई भी अल्टीमेटली हर कोई इंसान परचेज नहीं करता, सिर्फ वही लोग परचेज करते हैं जो सोसाइटी का एक खास क्लास जो होता है वो वही उसको परचेज करता है। तो इस वजह से इन प्रोडक्ट के ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्लोजर ऑफ बिजनेस का मीनिंग होगा, देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई बिजनेस एक्चुअली क्लोज हो रहा है, मींस कोई बंदा है अपने बिजनेस को वाइंड अप करना चाह रहा है। अब उस बिजनेस को वाइंड अप करना चाह रहा है तो नेचुरली जो उसके पास अवेलेबल स्टॉक है तो वो स्टॉक को क्लियर करना चाहता है, ठीक है। अब मान लें कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइसेस, उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसकी 100 रुपीज और उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 150 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, ठीक। अब देखिए वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है और आपकी इच्छा के ऊपर आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जो है वो कंज्यूमर से चलता है, डिमांड से चलता है, और सप्लाई कभी भी डिमांड को क्रिएट करनी नहीं कर सकती, हाँ डिमांड सप्लाई क्रिएट कर सकती है। अब इसको अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना है, इसके पास 10,000 गुड्स जो है वो स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है। अब अगर ये 150 रुपीज के ऊपर बेचने का वेट करेगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, और उसको अपना बिजनेस क्या करना है, अल्टीमेटली कुछ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर क्लोज करना है। तो वो क्या करता है बंदा कि इसकी प्राइसेस को कम कर देगा। मान लो वो 100 रुपीज की आइटम है तो हो सकता है वो 110 पर बेचना स्टार्ट कर दे। अब पूरा मार्केट जो है वो 150 रुपीज के अंदर सेल कर रहा है और इसने 110 रुपीज में बेचना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि फटाफट से मेरा स्टॉक क्लियर हो और उसके बाद में क्या करूं, मैं अपने बिजनेस को वाइंड अप कर दूं। तो ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट है क्लोजर ऑफ बिजनेस का। तो क्लोजर ऑफ बिजनेस में भी एक्चुअली क्या होता है, बिजनेस पर इस केस के अंदर भी लॉ ऑफ सप्लाई एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, बिसाइड्स एक पॉइंट इसके अंदर होता है मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली के अंदर क्या होता है, सिंगल सेलर होता है। अब देखिए सिंगल सेलर जब होगा तो यहां पर सिंगल सेलर जो होता है ये प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर का मीनिंग होगा कि जो भी प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है मार्केट में वो ये सेलर अपने अकॉर्डिंगली ही करता है, क्योंकि उसका कोई उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है और इसका कोई क्लोज कॉम्पिटिटर एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। तो ले देकर ये अकेला सेलर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो ये अपनी प्राइसेस को अपने अकॉर्डिंगली डिटरमिन करता है। तो हो सकता है कि इसको ऐसा लग रहा हो कि जो प्रोडक्ट मान लीजिए अभी 500 रुपए का है, इसकी प्राइसेस आने वाले एक मंथ में बढ़कर के 800 रुपए हो जाएगी, इसकी डिमांड अल्टीमेटली मार्केट में बढ़ने वाली है, फाइन। तो इसके पास अवेलेबल है स्टॉक, ठीक है, और 500 का मान लीजिए 600 हो गया, लेकिन अभी ये जानता है कि आगे प्राइसेस बढ़कर 800 850 रुपीस के अंदर चली जाएंगी। अब देखिए प्राइस यहां बढ़ी है लेकिन फिर भी ये विलिंग नहीं होगा इतने ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये रुकेगा कि भाई मैं थोड़े दिन और रुक जाऊं, जब ये प्राइसेस 600 से लेकर 700 800 रुपए हो जाए तब जाकर मैं इसको सेल करूंगा तो और हाई प्रॉफिट होगा। हम बोलते हैं ना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, तो ये मोनोपोली के अंदर भी ये बंदा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अंदर ही बैठता है। तो हायर प्राइसेस, जब प्राइसेस अपवर्ड मूवमेंट शो करती हैं, जब बढ़ती हैं, तो उस कंडीशन में ये वेट करता है कि और प्राइसेस बढ़ेंगी तो मैं और ज्यादा सप्लाई करूंगा। तो इनिशियल थोड़ी बहुत बढ़ी हुई प्राइसेस के ऊपर भी ये सप्लाई करने में अल्टीमेटली इंटरेस्टेड नहीं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन, ठीक है। अब देखिए कंपटीशन के अंदर क्या होता है, जब आपको लगता है कि किसी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो नेचुरली उनके बीच में कंपटीशन ज्यादा होगी। और कभी कभी वो सेलर, उसके अंदर क्या होता है, उस कंपटीशन का फायदा कौन उठाता है, कंज्यूमर फायदा उठाता है। अब कंज्यूमर ने 4 जगह पूछा और एक प्रोड्यूसर के पास पहुंचा। अब ये प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बिक जाए, तो हो सकता है ये कम प्राइसेस के ऊपर भी क्या करे, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेच दे, क्योंकि इतने हाई कंपटीशन के अंदर बेसिकली बंदा अपने प्रोडक्ट को तभी बेच सकता है या तो वो क्वालिटी बहुत अच्छी बेचे या फिर क्या करे, प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखे। तो कस्टमर को अपना बनाने के लिए, मार्केट शेयर को पकड़ने के लिए वो बंदा क्या करेगा, अल्टीमेटली अपने प्राइसेस को कम रखेगा और कम प्राइसेस के ऊपर भी ज्यादा प्रोडक्ट को सप्लाई करने में इंटरेस्टेड होगा। तो जहां पर हाई कंपटीशन होगी तो हाई कंपटीशन के केस में भी अल्टीमेटली लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू
होल्ड नहीं होगा। और इसके अंदर लास्ट पॉइंट है आउट ऑफ फैशन गुड्स। देखिए आपने देखा ही होगा, जो गुड्स आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं तो उसकी डिमांड मार्केट में खत्म हो जाती है, और डिमांड मार्केट में खत्म होने की वजह से प्रोड्यूसर जो है वो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर रियलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ये चाहता है कि भाई इसका फैशन खत्म हो गया तो जल्द से जल्द इसको बेच करके मैं स्टॉक को क्लियर करूं, क्योंकि अगर मैंने इसको और रोका तो हो सकता है इसकी प्राइसेस और गिर जाए और इसका फैशन पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो जब प्रोडक्ट का आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर प्रोड्यूसर क्या करता है, कम प्राइस के ऊपर भी ज्यादा सप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो जाता है। या जैसे हम देखें कि हमारा जो नेचुरल ये जो सीजनल काम होता है उसके अंदर जब सीजन खत्म होता है, अब विंटर्स खत्म होंगी तो विंटर्स खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली वूलन्स की प्राइसेस जो होंगी वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द क्लियर आउट करो, नेक्स्ट ईयर जो होगा नया स्टॉक आ जाएगा, नया फैशन आ जाएगा, तो इसको जल्दी से जल्दी हमको अल्टीमेटली बेचना है। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, एग्रीकल्चरल गुड्स आउट ऑफ फैशन, मोनोपोली, कंपटीशन, पेरिशेबल गुड्स, क्लोजर ऑफ बिजनेस और सोशल डिस्टिंक्शन, ये हमारे सारे एक्सेप्शनल केसेस थे जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो ट्रू होल्ड एक्चुअली नहीं होता। आई होप आपको ये सारे के सारे क्लियर होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी।